बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सेक्शन 11 सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि जहाँ पर किसी भी पार्टी को किसी भी लीगल या फैक्चुअल पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको वो ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कोर्ट के सामने रखना होता है। तो बेसिकली सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 में भी इस ऑब्जेक्शन के हवाले से एक बात की गई है कि जहां पर किसी भी पार्टी को किसी कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन हो, ठीक है, यानी कि जहां पर किसी दूसरी पार्टी ने क्या किया कि सूट को या तो अंडर वैल्यू कर दिया या फिर ओवर वैल्यू कर दिया। अब आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि सूट वैल्यूएशन एक्ट का जो मकसद है वो हम वैल्यू इसलिए करते हैं कि जहां पर हम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मुतय्यन कर सकें। लास्ट लेक्चर में भी ये बात कही थी, अभी मैं कहूँगा कि जब आप प्लेंट के अंदर अपनी फैक्चुअल स्टोरी कंप्लीट कर चुके होते हैं, अपने फैक्ट्स बता चुके होते हैं, उसके बाद हम लीगल पैरास के ऊपर आते हैं। लीगल पैरास में कॉज ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ एक्शन के बाद नॉर्मली हम सूट वैल्यूएशन का जिक्र करते हैं कि हम अपने सूट को इस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन ये रखी जा रही है और फिर हम बताते हैं कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो इसको एंटरटेन कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन की बात होगी और अगर वो ऑब्जेक्शन किसी ने अर्लियर स्टेज पर नहीं लिया तो वो ऑब्जेक्शन उसका सब्सीक्वेंट स्टेजेस के ऊपर, सब्सीक्वेंट कोर्ट्स में, एपेलेट कोर्ट के अंदर वो काबिल कबूल या सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इस हवाले से अब मैं इसकी वर्डिंग को भी डिस्कस कर लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी सब सेक्शंस और बाकी चीज़ें हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी अपना कोई ऑब्जेक्शन लेकर आती है किसी भी एपेलेट फोरम पे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्शन क्या होता है कि भाई जो ट्रायल कोर्ट थी या फिर लोअर एपेलेट कोर्ट थी, ठीक है, ट्रायल कोर्ट यानी जहां पर आप पहली दफ़ा दावा लेकर गए हैं और लोअर एपेलेट कोर्ट ये हो सकता है कि अभी जहां पर हम ऑब्जेक्शन अपना रेस कर रहे हैं वो सेकेंड एपेलेट कोर्ट हो, ठीक है। तो अगर ट्रायल कोर्ट में और फर्स्ट एपेलेट कोर्ट में किसी भी पार्टी की तरफ से जो वैल्यूएशन की गई, ठीक है, अब एक पार्टी कहती है कि भाई उन्होंने सूट को अंडर वैल्यू किया या फिर वो ये कहते हैं कि ओवर वैल्यू किया, ठीक है, दोनों सूरतों में हम ये कहना चाह रहे हैं, वो पार्टी ये कहना चाह रही है कि वैल्यूएशन गलत हुई है और इस वजह से जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को नहीं मिलती कि जिसने इसका फैसला किया है, चाहे ट्रायल में या फिर अपील में। अब इस चीज़ को क्लियर करने के बाद हम मूव करते हैं जो इसकी क्लॉजेज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए और क्लॉज बी बेसिकली जो जनरल प्रिंसिपल हमने ऊपर अभी डिस्कस किया उसकी एक्सेप्शन है। क्लॉज ए में कहते हैं कि जिस कोर्ट में अभी केस चल रहा है वो इन ऑब्जेक्शंस को तब सुनेगी या फिर इनको वेटेज तब देगी जब आपने क्या किया हो कि लोअर एपेलेट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के जहां पर इशू आपके फ्रेम किए गए या रिकॉर्ड किए गए या फिर एविडेंस वगैरह जहां पर रिकॉर्ड हुआ उस कोर्ट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन रेस किया था तो ये फिर सब्सीक्वेंट स्टेज पर आकर कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है। देखिए यहाँ पर हमें इसको बाइफरकेट करना होगा। बात यह है कि एक सिचुएशन तो ये हो गई कि जहां पर आपने कभी भी जुरिस्डिक्शन के हवाले से या वैल्यूएशन के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। अगर अब आपने नहीं किया तो सब्सीक्वेंट स्टेज पर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर लेने थे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने वो ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया लेकिन आपका ऑब्जेक्शन वहां पर नहीं माना गया और कोर्ट को यही लगा कि ऐसा कोई डिफेक्ट या इशू नहीं है, कोर्ट ने उसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया। इसी तरीके से जब आप अपील में चले गए तो फिर आप हो सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर ये चीज़ लिख लें सबसे पहले कि भाई ये जो फैसला हुआ है ये गलत फैसला हुआ है, इसके मेरिट्स को अफेक्ट किया है जुरिस्डिक्शन ने और वो जुरिस्डिक्शन गलत तरीके से की गई थी क्योंकि वैल्यूएशन गलत है।
देखिए हम इसमें बात ये कर रहे हैं कि जहां पर आपने वैल्यूएशन गलत की, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो जो भी डेवलपमेंट, जो भी फैसला उस कोर्ट ने किया, डेफिनेटली विदाउट ज्यूरिसडिक्शन कोई भी फैसला कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती, वो नल एंड वॉइड लॉ में तस्वुर किया जाता है। तो अब तो अगर आपने लोअर एपेलेट कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन रेज किया, तो इस सब्सीक्वेंट स्टेज पर आकर कोर्ट उस चीज़ का नोटिस ले सकती है। तो ये चीज़ हो गई क्लॉज ए की हद तक। अब जो दूसरी चीज़ क्लॉज बी में बताई जा रही है वो ये है कि फिर एपेलेट कोर्ट ये देखेगी कि भाई एक्चुअल पोजीशन क्या थी, क्या ये जो प्लेंट थी वो अंडर वैल्यूड थी, सूट अंडर वैल्यूड था या फिर वो ओवर वैल्यूड था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने ये देखना है कि उस अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन का मेरिट्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा केस के। मेरिट्स बेसिकली ये होते हैं कि जो कि आपके लीगल इश्यूज या लॉ पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, जिन और वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज जिनके ऊपर इश्यूज फ्रेम होते हैं किसी सूट के अंदर, और उनके हवाले से आपने पार्टीज ने एविडेंस प्रोक्योर करना होता है। तो बेसिकली एक चीज़ होती है केस के अंदर टेक्निकलिटीज़, ठीक है। अगर तो ये मेयर टेक्निकलिटी है कि भाई ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो गया, लेकिन उसकी वजह से किसी और पार्टी का राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, केस के जो मेरिट्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, किसी भी पार्टी को प्रेजुडिस कॉज नहीं हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन में वो एक मेयर टेक्निकलिटी है और उस हवाले से उसको इग्नोर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ टेक्निकलिटी की बेस पर हम इसको इलीगैलिटी नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है, ये एक इरेगुलरिटी है कि जिसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर एक कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन को अस्यूम कर लेती है और उस बेस के ऊपर इस चीज़ को देख लेती है कि भाई अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू तो हुआ है, लेकिन जो मेरिट्स हैं, जो सच और झूठ है, जो एविडेंस है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, किसी पार्टी का कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन में वो जो ऑब्जेक्शन है वो इग्नोरेबल होगा। लेकिन अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो, एपेलेट कोर्ट, के नहीं भाई अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू भी हुआ था और उसकी वजह से दूसरी पार्टी के राइट्स भी इन्फ्रिंज हुए थे, तो इस तरह की सिचुएशन में वो सीरियसली ऑब्जेक्शन टू वैल्यूएशन को ज़रूर देखेगी और फिर उसके अंदर वो मुनासिब ऑर्डर कर देगी। और अगर उसको लगेगा कि भाई ये फैसला ठीक नहीं हुआ, ठीक है, अंडर वैल्यू होने की वजह से या ओवर वैल्यू होने की वजह से, तो फिर उसके ऊपर जो एपेलेट कोर्ट है वो सीरियसली एक्शन ले सकती है और वो जो डिक्री हुई किसी भी पार्टी की फेवर में उसको वो रिवर्स कर सकती है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि जहाँ पर एपेलेट कोर्ट को ये लगा, एपेलेट कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई प्रेजुडिस कॉज हो रहा है, और उसके बाद वो क्या करती है, एपेलेट कोर्ट के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो उसको वहाँ पर रिवर्स भी कर सकती है डिक्री को, और इसके अलावा वो केस को रिमांड कर सकती है, वापस भेज सकती है जिस कोर्ट से वो केस उसके पास आया था, या फिर एपेलेट कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो इश्यूज खुद फ्रेम कर दे उस केस में जो उसको बेहतर लगे, या फिर वो रिमांड इस डायरेक्शन के साथ कर दे कि भाई जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो इसके अंदर इशू फ्रेम कर दे, ठीक है। अब जहाँ पर एपेलेट कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई वाकई में जो ऑब्जेक्शन है वैल्यूएशन का वो वैलिड है, राइट्स भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर लेट से कि वो ये फैसला कर लेती है कि भाई मैं इस केस को रिमांड कर रही हूँ, ठीक है, या फिर वो कहती है कि भाई लोअर कोर्ट को इशू फ्रेम इसमें करने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ लाजमी तौर पर देखी जाएगी और एपेलेट कोर्ट लाजमी तौर पर यही करेगी कि इस दफ़ा, ठीक है, वो उस कोर्ट के पास केस भेजेगी इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि भाई जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन मौजूद है, ठीक है। अब ये नहीं होगा, लाजमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ए के हवाले से ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि कोर्ट ए में केस चल रहा था वैल्यूएशन गलत होने की वजह से, जबकि कोर्ट ए के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अब यही चीज़ एक पार्टी जिसको ऑब्जेक्शन है ये रेस हुई एपेलेट स्टेज पर। अब एपेलेट स्टेज पर जब एपेलेट कोर्ट ने ये फैसला कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली कि भाई प्रेजुडिस कॉज हुआ है रॉन्ग वैल्यूएशन की वजह से, अब जब वो केस दोबारा भेजेगी तो अब वो कोर्ट ए के पास केस नहीं भेजेगी, बल्कि वो उस कोर्ट के पास भेजेगी जिसके पास उसके ख्याल में वाकई में ज्यूरिसडिक्शन मौजूद होगी, और जो उस सूट वैल्यूएशन के हिसाब से जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है उस कोर्ट के पास इस दफ़ा वो केस
रेफ़र किया जाएगा ताकि दोबारा से कोई भी इरेगुलरिटी, इलीगैलिटी या किसी पार्टी के राइट इन्फ्रिंज ना हो और वो प्रॉपर बाय लॉ फिर काम सारा हो जाए। उसके अलावा जो चीज़ इसमें बताई गई है वो ये है कि जितनी भी प्रोविजंस हमने ऊपर पढ़ी हैं ये एपेलेट कोर्ट के हवाले से गिवन है, तो यही प्रोविजन सेम टू सेम ये रिविजनल कोर्ट को भी पावर ग्रांट करती हैं कि अगर कोई रिवीजन आ जाए इसी तरीके से और रिविजनल स्टेज के ऊपर रिविजनल कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है तो वो भी इसको इसी तरीके से देखेगी जैसे कि एपेलेट कोर्ट देख सकती है और इस सेक्शन की सारी प्रोविजन जैसे एपेलेट कोर्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं, वही पावर्स, वही सारी ऑब्लिगेशंस, वही सारी चीज़ें एक रिविजनल कोर्ट को भी यहाँ पर ग्रांट पावर्स वगैरह कर दी गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में ये लिखा है कि ये जो सेक्शन है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान और 1 जुलाई 1887 को ये इन्फोर्स हुआ, जिसका मतलब ये है कि तब से लेकर अब तक और ख़ासकर पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी कोर्ट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने सूट वैल्यूएशन के हवाले से जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं उनको इसी तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।